नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 11 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने चाहे जितनी तैयारी कर ली हो, लेकिन खामनेई का 6 महीने पुराना एक ऑर्डर आज बेंजामिन नेतन्याहू की गले की एक ऐसी हड्डी बन गया है। और 6 महीने पहले ही अली खामनेई ने एक ऐसी मीटिंग की थी जिस मीटिंग से ओवरकम करने में चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान के जितने दुश्मन हो, सबको कम से कम 50 साल लग जाएंगे। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में ये चीज हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अब ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल जब हर कोशिश कर लेता है और उसके बावजूद भी अमेरिका और इजराइल कामयाबी नहीं पाता, तब अंदर के गद्दारों को कैसे ट्रेंड करके सामने लाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल बातचीत करेंगे दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुका है और नेतन्याहू और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर कौन सी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि मोदी साहब, जिन्होंने ट्रंप से दोस्ती निभाते निभाते देश बेच दिया, देश की तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा ली, आज उन्हीं मोदी साहब के दोस्त अमेरिका की एक ऐसी कहानी बताऊंगा आपको कि सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि अमेरिका भारत के लिए कितना बड़ा दोगला। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की जंग अगर हुई तो आप किसके लिए दुआ करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर वो बताऊंगा जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया है। दरअसल इस समय डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही बातचीत कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग में दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई साहब हमला करें या ना करें, हमला करना सही होगा या नहीं होगा। और पिछले 1-1.5 हफ्ते से, या फिर कहा जाए तो 15 दिन से कम ये कैलकुलेशन लगातार चल रही है। ईरान कुछ कहता नहीं है, इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर करता है कि भैया हमला करो। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्सपर्ट के साथ वहां पे जब जांच पड़ताल करते हैं तो कैलकुलेशन फेल हो जाती है। दिमाग में इनके ये है कि हम अगर हमला करें तो एक मेजर फायदा इनको ये चाहिए कि अली खामनेई की सरकार गिर जाए। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से हमला नहीं कर पा रहे लोग, आज इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूं और खामनेई की सोच के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल बात साल 2025 के जून महीने की स्टार्टिंग की। इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ईरान में एक जगह लगती है अदम में एक सैटेलाइट इमेज लिया गया है। और अदम में ही भाई साहब आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान अपनी न्यूक्लियर मिसाइल की फैक्ट्री भी वहीं लगा चुका है। साथ ही जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम होता था वहीं पे होता था, चाहे खुर्रम शहर 4 हो, चाहे इनका साहेब ड्रोन हो, चाहे इनका खुर्रम शहर हो, चाहे इनकी हाइपरसोनिक मिसाइलें हो, चाहे हाई रेंज मिसाइलें हो, ये तमाम इसी अदन शहर में ही बनती हैं। अब सुनिए कि अभी जो इमेज आप देख रहे हैं ये हमले से पहले की, यानी 12 दिन वाली जो जंग हुई थी उससे पहले की है। उसके बाद जब ईरान ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है तब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगता है और डोनाल्ड ट्रंप मदद करते हुए बेटी बॉम्बरों को आदेश देते हैं कि जाओ और इस अदन के जितने भी मिसाइल फैक्ट्री हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दो। अब बेटू बॉम्बर वहाँ पे आते हैं, आने के बाद वहाँ पे बॉम्ब गिराते हैं। अब इनकी नज़र में मिसाइल फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन इसी के ठीक 20 या 25 दिन बाद अली खामनेई साहब एक मीटिंग करते हैं। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो अली खामनेई साहब हैं वो ऐसा नहीं कि केवल वो जो आयतुल्लाह खामनेई का दर्जा है वो ले चुके हैं या फिर सुप्रीम लीडर का दर्जा ले चुके हैं। नहीं, आर्मी के जो मेन चीफ है, जो डिफेंस के मेन चीफ है, वो अली खामनेई साहब ही है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो अली खामनेई साहब एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद कहते हैं अपने लोगों से कि एडन के अंदर जितने भी मिसाइलों के जखीरों को तबाह किया गया है, 60 दिन की डेडलाइन आप लोगों को देता हूं। 60 दिन में सारी चीजों को रिस्टोर करो और पहले से ज्यादा मास प्रोडक्शन हमको करना है। यानी जून में हमला हुआ था और जुलाई अगस्त महीने में ही अली खामनेई साहब ने ये मीटिंग करके लोगों को आदेश दे दिया था कि बनाओ, चाहे जितना पैसा लगे, चाहे जितना मैन पावर लगे, चाहे ओवरनाइट ड्यूटी करनी पड़े, चाहे 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़े, लेकिन बनाओ। अब इसका असर यह हुआ कि 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर भाई साहब ये पूरा अडन का जो फैसिलिटी था बनके तैयार हो गया। अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये अडन की ही तस्वीर है। पहले आपने हमले के पहले का देखा, इसके बाद आपने हमले के बाद का देखा जब B-2 बम्बर वहां पे बम गिराते हैं। और अब आप देखिए कि ये 2025 के नवंबर महीने की तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि जो एडन की बैलिस्टिक मिसाइलों की फैक्ट्री थी उसको बना दिया गया। यानी जो
इजराइल का कैलकुलेशन था कि एक बार हम जून में हमला करेंगे और हमला करने के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर देंगे, दोबारा हम न्यूक्लियर पे बातचीत कर लेंगे, उसके बाद तिबारा यहाँ पे हम गृह युद्ध भड़का के यहाँ की सत्ता को परिवर्तित कर देंगे और सरकार में अपने आदमी यानी रेजा पहलवी को बैठा देंगे। लेकिन वो हमला कामयाब हुआ ही नहीं। अब इसी बात को लेकर कैलकुलेशन इतने दिन से चल रही है कि दोबारा अगर हम हमला करते हैं तो क्या सच में हम बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर पाएंगे, क्या सच में हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर पाएंगे, या फिर ईरान इतना गंदा पलटवार कर देगा कि नुकसान हमें ज्यादा होगा। यानी उस 2025 की जंग में खामनेई की जो दूरदर्शी सोच थी कि कुछ भी करो लेकिन मिसाइलों को तैयार करो। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय एक महीने के अंदर 300 प्लस मिसाइलें ईरान बनाता है, साथ ही एक साल में 3600 से ज्यादा मिसाइलें बनाता है। जान के आपको ताजुब होगा कि केवल 400 से 500 मिसाइलें ईरान ने, वो भी नॉर्मल वाली मिसाइलें, ये खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइलें नहीं, नॉर्मल मिसाइलें दागी थी। तो उसमें इजराइल को इतना नुकसान हुआ था, तमाम थार डिफेंस सिस्टम लग गए, आयरन डोम लग गया, इतना सब लगने के बाद भी 10 से 15 मिसाइलें ही गिरी थी। लेकिन उन 10-15 मिसाइलों ने इतना नुकसान किया कि आज भी मलबा निकालने का काम इजराइल कर रहा है। और अब इस समय जो कहानी है कि 3600 से ज्यादा मिसाइलें ईरान के ओपन फील्ड में है, यानी इतनी जानकारी तो अभी तक निकल गई है। बाकी रशिया से क्या मदद आई, बाकी चाइना से क्या मदद आई, वो बात की बात है। ईरान की अपनी कुवत इतनी है कि 3600 से 3700 मिसाइलें इस समय ईरान के पास हैं। और इसी चीज से दोस्तों आप साफ तौर पे जान लीजिए कि इजराइल डर रहा है, और तभी इजराइल और अमेरिका बार बार ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमला करना सही होगा या नहीं। और यही कैलकुलेशन लगातार ये जो कभी डील के नाम पे, कभी बातचीत के नाम पे, कभी धमकी के नाम पे, कभी सेंसन्स के नाम पे जो समय अमेरिका ले रहा है, केवल इसी कैलकुलेशन को करने में ले रहा है कि भाई साहब हमला करना सही होगा या नहीं, जो हमारा मकसद है वो कामयाब होगा या नहीं। लेकिन इनके चाहने वाले जो लोग हैं, जिनके लिए ये पूरा खेल रचा गया है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। रेजा पहलवी ने आज एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रेजा पहलवी ने कहा कि अमेरिका को अब हमला कर देना चाहिए, अमेरिका के पास इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं है, दैट्स वाई अमेरिका को अब हमला करना चाहिए। चूंकि ईरान की जो आवाम है वो परिवर्तन के लिए तैनात है, परिवर्तन के लिए तैयार है, और क्या कुछ इन्होंने पूरा प्लान किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन रेजा पहलवी का पहले आप वीडियो देखें। And the only thing that will equalize the playing field for these brave Iranians who are fighting for their own liberation is to have an assistance that is needed help at this time to neutralize elements that the regime has used against its own citizenry to brutalize them the way they have. And this means targeting the regime's top apparatus of repression, which is of course the IRGC and many other elements that are associated with that repression, and only a military intervention at this point could level the playing field. This is the reason why the Iranian people have been anxiously awaiting. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेजा पहलवी ने अमेरिका से डिमांड की कि ईरान की आवाम नेतन्याहू के साथ खड़ी है, साथ ही अमेरिका के साथ खड़ी है, और जो खामनेई उनसे बड़ी परेशान है। और ऐसा क्यों कहा वो आपको बता दूं। दरअसल एक शख्स है जिसका नाम यारिया हमर्दी है। यारिया हमर्दी बुशर का रहने वाला है, ईरान में एक जगह है, और उसने अपना एक वीडियो जारी किया और उसने दावा किया कि अगर ट्रंप हमला नहीं करते हैं तो अपनी जान ले लूंगा। मतलब अंधभक्ति का लेवल देखिए कि यारिया हमर्दी ने कहा कि अगर ट्रंप हमला नहीं करता है तो मैं अपनी जान ले लूंगा। उसके बाद उसने उस वीडियो को अपडेट किया, और वीडियो भी मैं आपको हुबहू दिखाता हूं, लेकिन इसने कहा कि मैं अपनी जान ले रहा हूं। मतलब अगर हमला नहीं हुआ तो मैं अपनी जान ले रहा हूं, ऐसा कहना इस शख्स का। और उसका वीडियो देखें आप। I want to make this video to send a message to America and to the West in general. Tomorrow, on Friday, President Trump is going to make a deal with this regime. I mean, he told us to keep protesting, and we did it. We trust him. To make a deal with this regime is to betray all those people who died. So, please, I beg you, do whatever you can to stop this deal. I mean, many people say that we should take matters in our own hands, but how can you fight people with guns? I mean, it's not just the government. The government itself hired terrorist groups, Muslim terrorist groups, to kill people.
And we still don't know what they did with the bodies. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक ईरानी नागरिक लोगों के सेंटिमेंट से खेल रहा। अब ऐसे वीडियो जब निकल के सामने आते हैं तब सवाल ये होता है कि भाई साहब खामनेई से सच में लगता है ईरान की जनता परेशान है। देखिए, जो ना इस टीम में है ना उस टीम में, जैसे कुछ लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं, कुछ अमेरिका के चाहने वाले, लेकिन कुछ न्यूट्रल होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि ईरान है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, डज नॉट मैटर, वो न्यूज़ देखते हैं। तो जब ऐसी वीडियो आती हैं तो उनके दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि भाई साहब लगता है ईरान की आवाम सच में परेशान है। लेकिन अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ईरान की आवाम ही इसका जवाब देगी। और आज जो इनकी 47वीं वर्षगांठ है, IRGC हो गई या फिर बाकी जो संगठन है उसको हटा दीजिए, जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 47 साल पहले, इसी इस्लामिक क्रांति को लेके इस कदर अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और इस कदर सेलिब्रेशन हो रहा है खामनेई के सपोर्ट में, उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस हिसाब से लोग जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न कोई हवा में नहीं है, ये अली खामनेई की सपोर्ट में लोग हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लाखों की तादाद में खामनेई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रोपोगेंडा वाले जब वीडियो निकल के सामने आते हैं तब एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है कि भाई साहब ईरान में सचमुच बहुत गलत हो रहा। अब सुनिए कहानी। ये शख्स जो है इसने कहा कि मैं अपनी जान ले रहा हूं, लेकिन मैंने तमाम न्यूज चैनल खंगाल डाले, अभी तक ना कहीं इसकी डेड बॉडी का जिक्र हुआ, ना ही अंतिम संस्कार का जिक्र हुआ। भाई साहब कोई मरेगा तो दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, जिसकी जो धार्मिक व्यवस्था उस हिसाब से उसका काम होगा, लेकिन अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहा है और इसी वीडियो को कोट करके रेजा पहलवी जैसे लोग जो ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं वो बयान जारी कर रहे हैं कि ट्रंप साहब हमला कर दो नहीं तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ट्रंप साहब ये कर दो, ट्रंप साहब वो कर दो। अब ट्रंप बेचारा खुद ही पगला गया, हमला करने जाए तो मार खा जाए, बेइज्जती हो जाए, अब्राहम लिंकन डुबा दिया जाए, ना करे तो इधर नेतन्याहू मुंह फुला के बैठ जाए शादी की फूफा जैसा। अगर अपने सपोर्टरों की बात सुने तो आज ही मारना पड़ेगा, मारने जाए तो ईरान बहुत मार मारेगा। अब ट्रंप वो करे क्या, पगला गया बेचारा। अब सुनिए, जो लोग ये चाहते हैं ईरान में कि सत्ता परिवर्तन हो जाए उनकी कहानी आप जानिए। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हो गया, होने के बाद की कहानी आप सुनिए। वेनेजुएला से पहली बार तेल बेचा जा रहा, और ये तेल किसे बेचा जा रहा पता है? इजराइल को। मतलब तेल की पहली खेप अगर कहीं आई है तो इजराइल में ही आई है, और ये काम अमेरिका ने किया। और यहां से एक बात और कंफर्म हो जाती है कि हर चीज में जो टॉप प्रायोरिटी है अमेरिका की वो इजराइल ही है। बाकी चाहे दुनिया कुछ भी बात कर ले, चाहे ये कहा जाए कि भाई साहब नेतन्याहू से ट्रंप नाराज है, चाहे ये कहा जाए कि अमेरिका और इजराइल के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन जब भी प्रायोरिटी देने की बात आती है दोस्तों, आप क्लियर देखें कि वेनेजुएला का पहला, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई पहला जो होता है बड़ा शुभ होता है, किसी अच्छे इंसान को दो। अगर आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं तो पहली रोटी गाय की होती है। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आपके हिसाब से जो पहला न्योता होता है या फिर जो पहला खाना होता है वो किसी सिद्ध पुरुष को, किसी मौलवी मौलाना को खिलाया जाता है। यहाँ पे अमेरिका ने पहली खेप किसको बेची? इजराइल को। यानी इजराइल अमेरिका के लिए देवता है, पूजा करता है अमेरिका। भले बीच बीच में थोड़ी सी खटास देखने को मिले, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे एक है, इस बात को समझ लीजिएगा। खैर, अमेरिका कैसा है इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि अमेरिका मेरा दोस्त है, अमेरिका से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका हमेशा मुसीबत में काम आता है। लेकिन अब आपको इतिहास की एक ऐसी घटना बताता हूं जिसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। सुनिए घटना क्या है। दरअसल बात साल 1971 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। इस जंग में भारत पाकिस्तान के ऊपर बड़ी आसानी से बढ़त बना लेता है। इसी के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस वक्त के थे, जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन ने चाइना को कहा कि आप पाकिस्तान की तरफ से भारत पे हमला कर दो। रिचर्ड निक्सन ने चाइना से कहा कि आप पाकिस्तान की तरफ से भारत पे हमला कर दो। और एट दैट टाइम चाइना की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, चाइना उतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। चाइना ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया, तो उस समय चाइना कमजोर था।
चाइना से अमेरिका ने कहा कि आप हमला करो, हम आपके साथ खड़े, काहे परेशान हो। वो तो चाइना ने कहा कि भाई हमारा पड़ोसी, हम क्यों जंग लड़ने जाएं, वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए भी जो 4-6 साल पहले ही बना है। यानी चाइना को पूरी तरीके से अमेरिका ने चढ़ाने का काम किया था। अच्छा, ये फाइल दस्तावेजों में दबी थी, लेकिन वहां की ज्यूरी बोर्ड ने इतने सालों बाद अभी 10-15 दिन पहले इस फाइल को रिलीज कर दिया। अब जब ये फाइल रिलीज की गई तो हमारे देश के अंधभक्त चैनल जो हैं उनको तो फुर्सत नहीं कि ऐसी चीजों को पढ़ें, लेकिन जब मैंने पढ़ा तब पता चला कि अमेरिका इतना बड़ा हमारा दुश्मन है। और उस जंग के आसपास जितनी भी हमारी जंगें हुई, सब में खुल के अगर किसी ने हमारा सपोर्ट किया था तो रशिया ने किया था। रशिया ने अपना सबमरीन भेजा, रशिया ने हमें हथियार दिए, डिफेंस सिस्टम दिया, और आज हमने एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, रशिया के पेट में हमने छुरा घोपा है। जब गद्दारों की बात की जाएगी तो माफ कीजिएगा, हमारा भी नाम लिख के आएगा। जिस किसान के हित के बारे में बातचीत हमारे देश की सरकारें करती थी, आज उसी किसान के हित को ताक पे रख दिया गया। अमेरिका क्या कहता है पता है? अमेरिका कहता है कि हम भारत की कंपनियों की जासूसी करेंगे, भारत की कंपनियों पे नजर रखेंगे कि कौन सा तेल कहां से आ रहा। बड़ा सवाल यह है कि तुम कौन होते हो कहने वाले, और तुमको यह अधिकार किसने दिया? तो पता चलता है कि अधिकार किसी और ने नहीं, मोदी साहब ने दिया है। और यह बात मैं ही नहीं कह रहा, अपोजिशन के बड़े कद्दावर नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी कहा, उनका बयान सुनिए आप। जो सबसे गंभीर बात है कि अमेरिका कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदोगे। रूस हमारा परंपरागत मित्र है। अमेरिका महंगा तेल देता है तो आप हिंदुस्तान की जनता को कह रहे हो महंगा तेल खरीदो। और अंतिम जो सबसे गंभीर बात है, जिसको पढ़ के हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया, 190 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया हमारे क्रांतिकारियों ने, और आपने लिख दिया कि अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी करेगा। वहां का गृह मंत्री, वहां का विदेश मंत्री, वहां का वाणिज्य मंत्री, वहां का वित्त मंत्री, हम कोई चोर हैं, बेईमान हैं? इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि संजय सिंह ने हूबहू वही बातें बोली जो मैं आपको बोल चुका हूं। अब आप सोच के देखिए कि अंग्रेजों से हम इसलिए लड़ते थे कि आज अमेरिका हमारे ऊपर सर्विलांस लगा के रखे, ये हमारी हैसियत। अब सुनिए, अडानी के पास अमेरिका से लेटर आया, मैसेज। दरअसल अडानी के ऊपर डाउट है अमेरिका को कि ये रशिया से स्मगलिंग के जरिए तेल लेते हैं, और इसी में अब अडानी से अमेरिका जवाब मांग रहा है कि एक बात बताओ, तुम तेल कहां से लेते हो, पूरा लिस्ट हमें दो, पूरा पैसा कहां भेजा वो बताओ, सारा ट्रांजैक्शन दिखाओ। अडानी ने बात बताई, लेकिन मोदी साहब ने कहा कि भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले। मतलब अडानी, देखिए हमारे यहां का आदमी है, अच्छा है बुरा डज नॉट मैटर, लेकिन सवाल यह है कि हमारे यहां के बिजनेसमैन से अमेरिका कौन होता है पूछने वाला। और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अडानी साहब को बताना पड़ेगा सरकार के दबाव में आके? सवाल देखा जाए तो बहुत बड़ा है, और चाहे तो इग्नोर कर दें। बाकी अगर आप इस सवाल के साथ सच में जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को 5-6 लोगों तक शेयर कीजिए, वो भी जाने कि इस देश में क्या चल रहा। मैं तो कॉपीराइट भी नहीं देता, आप मेरी वीडियो काटिए, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, शेयर कीजिए, लोगों में जागरूकता है। नहीं तो ऐसी खबरें आपको कहां मिलेगी, आप बताइए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, और अगली वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।